तो जर्मनी एक सवाल इसमें समझना है, कहीं कहीं ना बीमर संविधान देता है। बीमर एक जगह है जर्मनी में जहाँ पे इसका संविधान बना था, इसलिए कभी कभी जर्मनी ने देखे बीमर संविधान दे देता है, तो आपको समझना है जर्मनी का संविधान। तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपको पता है कि 3 प्रकार के आर्टिकल हैं जिसमें आपातकाल की व्यवस्था है, 352, 356 और 360। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। 20 में आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन ये एक अपराध के लिए 1 वर्ष सजा देने का प्रावधान है। 2 सिद्धि के संबंध में अपराधों में संरक्षण है। और आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपातकाल के दौरान जब ये आपातकाल भारत में लागू होगा उस समय आपके सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, केवल आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये कह रहा है कि आपातकाल के परिवर्तन दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसको समझना है, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यहाँ था विधि का शासन। विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कानून बनाया गया, वो कानून भले ही कितना भी खराब हो, उसमें मौलिक अधिकार का ही हनन हो जाए क्यों ना, उसमें किसी भी तरीके का कोई लाभ न हो भारतीय नागरिकों को, फिर भी एक जो प्रक्रिया है कि लोकसभा से बिल को पास किया जाएगा, राज्यसभा से बिल को पास किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उस पर सिग्नेचर होकर कानून बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको समझ लेना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और विधि का शासन जो है सो ब्रिटेन। अब इसको समझने के लिए अंतर को ऐसे आप समझिए कि शासन कौन करता था, ब्रिटेन किया भारत में। तो जब विधि का शासन आएगा तो ब्रिटेन, ठीक है। और जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको पता है कि जापान जो है 2 उस पर परमाणु अटैक हुए, उसके बावजूद वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यानी कि वहाँ के जो नियम कानून है बड़ा ही सख्त है, यानी कि जो प्रक्रिया अगर पास हो गया तो वो फिर लागू होगा ही होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब शासन की बात आएगी तो आप ब्रिटेन याद रखिएगा, क्या कि शासन ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे किया। तो शासन ब्रिटेन, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, प्रक्रिया है स्थापना किया गया है जापान द्वारा। तो दोनों को आप समझ सकते हैं। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी विशेषताएं हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट माने बचा हुआ चीज, बेकार चीज जो कि बच गया है, खराब कह लीजिए, सेंस वही है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अब जो चीज़ें जैसे संविधान हमारा बना 50 में, लागू हो गया 50 में, उस समय सॉफ्टवेयर का कोई वो नहीं था, ना सॉफ्टवेयर क्राइम था जो साइबर क्राइम कहलाता, उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय तो इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं था या कोई औचित्य नहीं था कि इनको रखा जाए, लेकिन आज ये चीज़ बड़ी ज़रूरी की चीज़ है। तो ऐसा चीज़ जो उस समय नहीं होगा वो सारे केंद्र के पास होगा। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज उनका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले 50 सालों में उसकी ज़रूरत शायद पड़े, तो वो सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी, केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। अभी कुछ समय पहले राज्यपाल कई एक राज्यों में बदले हैं, जो कि पिछले वीडियो में इसको बताया भी गया था। तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बटा हुआ है, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य का है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए वो केंद्र का है, दोनों का अलग अलग है, इसमें कोई किसी के बीच में नहीं आएगा विभाजन। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री आर्टिकल 143 में व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अभी सलाह है, कोई अधिकार नहीं है या कोई आदेश नहीं है। तो सलाह का मतलब ही होता है कि आप मानिए या ना मानिए। तो ये राष्ट्रपति माने या ना माने उन पर ही आगे हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री संस्था यानी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है जब वो मांगेंगे तब। परामर्श तभी दिया जाता है जब कोई मांगता है तब, अपने मन से परामर्श नहीं किसी को देते, और जब देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। अब देखिए आर्टिकल 368 में कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया था, संविधान संशोधन। यानी कि उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये चीज़ें थी कि जो आज जो चीज़ें हैं संविधान में, इनमें बहुत सारी चीज़ों को आगे चल के संशोधन भी करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरत होगा एक
चीज़ को रखा जाए, एक आर्टिकल को रखा जाए कि ज़रूरत पड़ने पर आगे उसको हम संशोधन कर सकें। तो आर्टिकल 368 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसको शामिल किया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, आगे राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिर समझ लेते हैं कि राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस संविधान में, मूल संविधान में ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। सरदार सोन सिंह कमेटी के सिफारिश पर आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है या क में रखा गया है, 4 के क में है ये। रूस के द्वारा मौलिक कर्तव्य। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब आपको कहीं अधिकार मिला हुआ है तो आपको कुछ मोरल ड्यूटी भी होगा, कुछ कर्तव्य भी होगा। जैसे अगर आपको अपने माता पिता से शिक्षा पाने का अधिकार है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता की आप सेवा करिए। अब करिए या ना करिए ये आप पे डिपेंड करता है, बहुत लोग नहीं करते हैं तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते किसी को, तो ये कर्तव्य है। सरदार सोन सिंह कमेटी के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया था। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन था प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रूस से। कहाँ रखा गया है, प्रस्तावना में रखा गया। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब है फ्रांस। फ्रांस में लिया गया है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक मतलब होता है कि हमारा राष्ट्रपति जो है अनुवांशिक न होकर निर्वाचित होगा। हमारा राष्ट्रपति जैसे इंग्लैंड के राष्ट्रपति हैं, यानी कि वहाँ के राजा जो हैं वो अनुवांशिक हैं, उनके बाद उनका पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगी, वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। अब प्रस्तावना में ये भी जोड़ा गया है, फ्रांस की क्रांति में इन शब्दों का बड़ा प्रयोग किया गया था, तो वहाँ से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता दिया जाएगा सब अधिकारियों, सब व्यक्तियों को, सब नागरिकों को होगा। समता यानी कि सभी समान रहेगा। बंधुत्व माने आपस में बंधुत्व की भावना रहेगी। तो इतना चीज़ जो है संविधान के विदेशी स्रोत से लिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल जो हैं लगभग हूबहू कह लीजिए वहाँ से लिए गए हैं, और उनको अक्षर थोड़ा बहुत चेंज करके डायरेक्ट संविधान में शामिल कर दिया गया है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ा है तो है ब्रिटेन के संविधान से। अब ब्रिटेन वाला संविधान हम इसलिए एक ज़्यादा हम उसको रखें कि ब्रिटेन हम पे 200 वर्षों तक शासन किया, तो वहाँ के संविधान से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए थे। इसलिए बहुत कुछ जो है, जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में होता है अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय है कि यहाँ राष्ट्रपति होता है और इनॉल, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है और इनॉल, कहने को राष्ट्रपति है। बस राष्ट्रपति के स्थिति वही है जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति की होती है कि सब नाम उसी का होता है लेकिन करता वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही स्थिति है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है जो सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि संविधान के विदेशी स्रोत में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।